जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। और ये वीडियो लेक्चर आपके जो 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक सोशल स्टडी का, जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन क्या होते हैं, किन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। इस चीज पे हम चलते हैं। तो देखिए, संसाधन क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हर एक चीज जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके, तो वो क्या है, उसको ही संसाधन कहते हैं। अब जैसे ले लो, यहाँ पे क्या है, आपकी नीड्स को क्या पूरा कर रहा है। जैसे एक हाउस, एक घर हो गया। तो घर क्या है, एक संसाधन हो गया। क्यों, आप घर में रहते हो, आप जॉब से कहीं से आते हो, घर में रहते हो, सोते हो। ठीक है, ये संसाधन। जैसे हम समझ लें एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड जिसे हम खेत कहते हैं। अब खेत क्या है, खेत हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्यों, क्योंकि उनमें हम अनाज, क्रॉप्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। वो हम उन्हें अनाज को मॉडिफाई करके क्या करते हैं, खाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए संसाधन है। ये हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे आज के दौर में, मॉडर्न टाइम में ले लो, व्हीकल्स ले लो। व्हीकल्स मतलब कोई स्कूटर, साइकिल, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये रिसोर्सेज है हमारे लिए। तो इनको क्या है, हम एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको क्या है, इनको मॉडिफाई किया जा सके। ये सारे क्या कहलाते हैं, इसी को रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब संसाधन दो टाइप के होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो, आपको दो टाइप के, एक तो आपको नेचुरल मिलेंगे और एक आपको ह्यूमन मेड मिलेंगे, मानव जनित, ह्यूमन मेड। एक आपको प्राकृतिक मिलेंगे, एक आपको मानव जनित संसाधन मिलेंगे। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो हो गई आपकी, नवीकरणीय योग्य हो गया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल हो गया, अनवीकरणीय हो गया। जैसे रिन्यूएबल में आ जाते हैं आपके सोलर पैनल, ये सब क्या है, जो आपके विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब हो गया, अनवीकरणीय हो गए, जिन्हें दोबारा रिसाइकल ना किया जा सके। अभी हम आगे देखेंगे इनके बारे में, फिलहाल एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। मानव जनित कौन से होते हैं, जो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, ह्यूमन ही तो बनाएगा। अब नेचुरल तो बिल्डिंग बन नहीं गई है। ठीक है, पहले हम ब्रिक्स बनाएंगे, छोटी छोटी ईंटें बनाते हैं, फिर उनसे घर बनाते हैं। तो क्या है, ये जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जो संस्थाएं बनाते हैं, वो क्या है, मानव जनित है। आप जो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके मानव जनित है, ह्यूमन मेड है। तो ये सारे क्या रिसोर्सेज ही तो है, इनको यूज करते हो। ट्रेन, ट्रेन कौन, गॉड ने थोड़ी बनाई, आप ही बना रहे हो, ह्यूमन ने बनाई। अब ह्यूमन क्या है, ये ह्यूमन मेड है, एक रिसोर्स है, आपको ट्रांसपोर्ट करती है यहाँ से वहां तक, आपको, चीजों को, इन सब चीजों को। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेंगे, ये भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो कई आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया रिसोर्सेज। तो पहले तो ओरिजिन के बेस पे किया गया, उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या है, देखो, जैव एंड अजैव। एक तो हो गया जैव अजैव मतलब बायोटिक, एक हो गया बायोटिक, एक हो गया अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक वो होता है जैसे जो जीवित है, तो वो क्या हो गया, वो बायोटिक हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे ले लो, ह्यूमन बायोटिक है, प्लांट्स बायोटिक है, जो सांस लेते हैं, एक तरह से समझ लो, जो श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। एनिमल हो गया। अबायोटिक क्या होते हैं, ये बायोटिक से ही बनते हैं, अबायोटिक। जैसे अजैव जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अजैव, अजैव ये होते हैं जैव।
तो अबायोटिक क्या होते हैं? जो निर्जीव होते हैं, जैसे आपकी चेयर। चेयर क्या है? एक अबायोटिक है, हिल नहीं सकती है जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाया जाए, उस पे कोई बाहरी बल ना लगाओगे तब तक वो हिलेगी नहीं। अबायोटिक है। ठीक है। तो क्या है ये? जैसे आपकी स्कूटर अबायोटिक है। ठीक है। तो ये सारे क्या है? बायोटिक, अबायोटिक, ये ओरिजिन के बेस पे होते हैं आपके रिसोर्सेज, यूज करते हो। जैसे आप जो भी खुदाई करते हो, पेट्रोल निकालते हो नीचे से, जमीन से, जो क्रूड ऑयल निकलता है, तो वो क्या अबायोटिक है? एक टाइप का अबायोटिक थोड़ी है। दूसरा आ गया समा समाप्यता के आधार पर, मतलब जिसे कहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। तो यहाँ पे दो टाइप के हो गए, एक तो रिन्यूएबल हो गया, एक नॉन रिन्यूएबल हो गया। रिन्यूएबल वो होता है जिनको बार बार आप यूज कर सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी, आप बार बार यूज किया जा सकता है उसको। पेट्रोल एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है बनने में उसके। ठीक है। तो वो अबायोटिक हो गया। अभी आगे हम देखेंगे इनको। फिर आता है आपके ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पे आपके स्वामित्व के आधार पर, मतलब ऑनरशिप के आधार पर आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्या? रिसोर्सेज। जैसे आपके कुछ इंडिविजुअल्स होंगे रिसोर्सेज, जैसे आपका पर्सनल कोई वेल होना, कुआं होना आपके घर में, या आपके घर में पर्सनल कोई नल है जिससे आप पानी निकालते हो। कुछ भी चीज हो सकती है। तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। आपका खुद का खेत होना, एग्रीकल्चर फील्ड होना। ठीक है। कुछ सामुदायिक होते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड मतलब कोई आपकी सोसाइटी में कोई पार्क होना, तो वो क्या है? एक रिसोर्सेज है, बच्चे खेलने जाते हैं, सभी लोग आते हैं। आप किसी पर्टिकुलर किसी पीपल का पार्क तो होता नहीं है, सभी का होता है। ठीक है। अब इसी में आते हैं आपके नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी जाते हैं। जैसे नेशनल में आपकी रेल है, सड़क है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल में वाटर बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा, चौथा। चौथा है डेवलपमेंट के बेस पर। डेवलपमेंट के बेस पर आपको कुछ पोटेंशियल मिलेंगे, संभावी मिलेंगे। पोटेंशियल मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षमता, जैसे हमारे पास वाटर से बनाने की क्षमता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास एक रिसोर्सेज है। ठीक है। कुछ हमारे पास डेवलप्ड स्टॉक है, स्टोरेज है। जैसे हम अभी बात करेंगे कि जैसे हम थार डेजर्ट में चले जाएं, तो विंड एनर्जी से हम बहुत बड़े लेवल पे, स्केल पे हम क्या बना सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। कुछ स्टॉक हमारे पास पड़ा है जिसको अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, और हम उसको अभी यूज नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को यूज करें, लेकिन हमारे पास बहुत ही बड़े लेवल पे वो रिसोर्सेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको, रिसोर्सेज क्या है और किस बेसिस पे। तो आइए अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं, संसाधनों के प्रकार। तो पहले हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर जो आपके संसाधन थे यहाँ पे, तो एक तो था बायोटिक, नोट्स बनाते जाना। एक था अबायोटिक, जैव और अजैव। ये है जैव, ये है अजैव। ये दो है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक वो होते हैं, देखो, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है जिनमें जीवाश्म जीवन व्याप्त होता है। सीधी बात है। जो क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। जो सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, जैसे आपका ह्यूमन हो गया। ह्यूमन क्या है? एक खुद में रिसोर्सेज है, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। क्योंकि आप चीजों को डेवलप करते हो, आप बनाते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप ये सारी चीजें करते हो। ह्यूमन एक रिसोर्सेज हो गया। प्लांट्स हो गया, जो सांस लेते हैं। एनिमल हो गया, जो जानवर हैं आपके, पशु हैं, वो क्या है? ये बायोटिक हैं। जो अब बायोटिक की सीधी डेफिनेशन है, जो वे संसाधन जो क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं, जीव मंडल से होती है। ठीक है। जो जीवन व्याप्त होता है जिनके अंदर, जैसे आपके मनुष्य हो गए, वनस्पति वेजिटेशंस हो गई आपकी। ठीक है। आपकी प्राणी जात एनिमल्स हो गए, आपके मत्स्य जीवन मतलब आपकी फिशरीज, जो फिशेज हैं आपकी वाटर में पाई जाती हैं, वो क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं। अब भाई फिश को आप खाते भी हो, फिश से और भी सारी काम होते हैं। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं।
ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये बायोटिक हैं, जैव संसाधन है। अब हम बात करते हैं अवाइटिक रिसोर्सेज की। अवाइटिक मतलब अजैव संसाधन क्या होते हैं? अब अजैव संसाधन वे संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। निर्जीव वस्तुएं मतलब जिनमें कोई भी जान नहीं होती है, जो सांस नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, मतलब इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि हम बात करें चेयर की, कुर्सी क्या है? एक निर्जीव है, जहां रखी है, सालों तक रखी रहेगी अगर वहां से ना हटाई जाए। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई मतलब बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक वो चेयर रखी रहेगी। तो ये क्या है? तो एक रिसोर्सेज। आप बैठते हो, संसाधन कैसा है भाई? चेयर का यूज आप बैठने के लिए करते हो, ठीक है, आरामदायक चेयर्स बनाते हो, बहुत टाइप की चेयर्स आती हैं। तो है तो एक रिसोर्सेज आपके बैठने के लिए, लेकिन क्या है? अवाइटिक है, वो चल नहीं सकती है। आपको यहाँ बैठना, तो ये नहीं कि आपने इशारा किया कुर्सी चल के आ गई, आप बैठ गए आके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कैसा रिसोर्सेज है? अवाइटिक रिसोर्सेज है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे आपका स्कूटर हो गया, आपका स्कूटर क्या है? एक रिसोर्सेज है। अब उसमें पेट्रोल डालोगे तभी चला पाओगे। और अपने पेट्रोल डालने के बाद भी अपने आप चल नहीं जाएगा, जब तक एक्सीलेटर आप खुद से नहीं कंट्रोल करोगे उससे, तब तक नहीं चलेगा। तो अबायोटिक रिसोर्सेज हो गया। तो इस टाइप की जो निर्जीव वस्तु, वे संसाधन जो निर्जीव हैं, वस्तुओं से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अब हम देखते हैं ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे हो गया, सॉरी। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज हमारे हैं, वो है हमारे एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर, समाप्यता के बेस पर हम देखते हैं। तो ये आपके रिसोर्सेज होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं आपके रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। इन्हें कहते हैं नवीकरणीय, इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं? देखिए, देखो नवीकरणीय जो आपके संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वे होते हैं जिन्हें आप फिजिकली, केमिकली या किसी मैकेनिकली प्रोसेस द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जिन्हें आप भौतिक, फिजिकल, फिजिकली भौतिक रूप से, केमिकली रासायनिक रूप से, या मैकेनिकली आप क्या करते हैं? इन तीनों ही प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इन तीनों की वजह से आप उसको क्या करते हैं? बार बार आप उसको क्या करते हैं? बार बार आप उसको क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने क्या बनाया? फिजिकली की बात करें तो आपने एक सोलर पैनल बनाया, आजकल बहुत यूज कर रहे हैं। मोस्टली घरों में आपके सोलर पैनल छत पे लगे दिखेंगे। सोलर पैनल पे क्या सन रेज पड़ती हैं? सन रेज जब सोलर पैनल पर पड़ती हैं, और क्या होता है? और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैकेनिकली प्रोसेस है ये। अब ये मैकेनिकली प्रोसेस कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, किसकी वजह से? सोलर पैनल की वजह से। लेकिन कभी क्या सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी? सन कभी डूबना बंद करेगा? जिस दिन सन डूबना बंद कर, सन जिस दिन निकलना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा? अर्थ तो वही काम से पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सन रेज हमेशा आती रहेंगी, रिन्यूएबल, और ये इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होती है, उत्पन्न होती रहती है, क्रिएट होती रहती है। तो इसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अब ये किसी भी तरीके से हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है चेंज, केमिकली मैकेनिकल भी उत्पन्न की जा सकती है, किसी भी टाइप से उत्पन्न की जा सकती है। जैसे आपकी विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हो आप। अब हवा चलना थोड़ी बंद कर देगी, हवा चलेगी तो वो विंग्स होते हैं, वो घूमते रहेंगे, और जब वो घूमते रहेंगे तो क्या है?
नीचे मैकेनिकल प्रोसेस होती रहेगी, मोटर प्रोसेस लगी होगी और उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, हवा चलना बंद नहीं होगी। तो ये भी एक रिन्यूएबल है, ये उत्पन्न होती रहती है, कभी खत्म नहीं होने वाली। और इसके फायदे भी हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिलता है। तो अब मोस्टली जो नेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या है, शिफ्ट हो रही हैं। अपने इंडिया में भी लोग क्या कर रहे हैं, जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। जो डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं उनसे अब हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम आगे और बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ रिन्यूअल समझ गए होंगे आप। ठीक है। नॉन रिन्यूअल की बात करें तो इसमें और भी एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे आपकी पवन ऊर्जा आ जाती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा आ जाती है, जल से जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो वो आ जाती है। ये सारे आ जाते हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, इन रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है एक लंबे वो वैज्ञानिक अंतराल में होता है। देखो क्या है ना, इनका डेवलपमेंट तो होता है हमारी अर्थ से ही मिलते हैं। जैसे हम बात करें कोयला, कोल, कोल क्या होता है, कोल कैसे बनता है, जब बहुत सारे जीवाश्म है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या पेड़ पौधों के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, जब वो गिर जाते हैं, ह्यूमंस के, एनिमल्स के जीवाश्म गिर जाते हैं और उनके ऊपर लेयर दर लेयर आती चली जाती है, वो सड़ने लगते हैं, डिकम्पोजिशन होता है उनका, बहुत प्रोसेस होती है और ये हजारों साल तक चलती है, तब कोयला बनता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है, लाखों साल लग जाते हैं कोयले को बनने में। तो ये क्या नॉन रिन्यूएबल है। तो एक बार आपने कोयला खत्म कर दिया, बनेगा तो वो लाखों साल बाद बनेगा, तब तक ह्यूमन लाइफ इतनी लंबी थोड़ी है, लाखों करोड़ों साल तक, क्या पता आगे का। अभी भी आप कितना 5 6 7 8 8 हजार साल समथिंग, अभी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 5 5 हजार साल तक की हिस्ट्री है हमारे पास। अब लाखों साल में कोयला बन रहा, अब जो आज कोयला यूज कर रहे हो वो पता नहीं कितने लाख साल पहले बना होगा अर्थ पे। समझ रहे हो। तो ये है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आपका पेट्रोलियम, पेट्रो पेट्रोलियम जो भी आपके पदार्थ हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया, आपका डीजल आ गया, आपका जो भी इससे क्रूड ऑयल से जो समथिंग बनता है, मोमी ऑयल और भी ऑयल बैक्स, ये सारी चीजें बनती हैं, ये सब किस में आ गए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए, क्योंकि इन्हें दोबारा बार बार मॉडिफाई, आप पेट्रोल एक बार खर्च होने पे जो आप निकालते हो क्रूड ऑयल, उसको बनने में लाखों साल हजारों साल लगते हैं। ठीक है, अब हजार एक बार निकालने के बाद उस पे डिपेंड थोड़ी रहोगे। तो इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, भूवैज्ञानिक अंतराल मतलब एक लंबे समय में होता है, जो आपको तुरंत नहीं मिल जाते हैं, खत्म हो गया तुरंत फिर से उत्पन्न कर दिया, नहीं, तभी इनका स्टोरेज खत्म होता है, स्टॉक। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होगे आप। चलिए, अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल था। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के बेस पर, ऑनरशिप बेस्ड अगर हम देखें तो इसके आधार पर आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो पहला रिसोर्सेज इसके आधार पे कौन सा है, पहला रिसोर्सेज आपको मिलेगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जिसे कहते हैं। फिर मिलता है यहाँ पे कम्युनिटी वेस्ट, डबल एम है यहाँ पे, कम्युनिटी वेस्ट मतलब सामुदायिक। इसके बाद आता है आपका नेशनल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय। फिर आता है आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। तो ये चार टाइप के ऑनर वेज आपके होते हैं, मतलब इनका कोई न कोई मालिक होता है। इंडिविजुअल की बात करें तो पर्टिकुलर कोई आदमी होगा, इसका क्या होगा, मालिक होगा इंडिविजुअल का। ठीक है।
आपके पास जैसे आप उन रिसोर्सेज के मालिक हो सकते हो। आपके पास खुद का, आपका पास एग्रीकल्चर फील्ड हो सकता है, खेत हो सकता है आपके पास, खुद का खेत हो सकता है आपके पास, खुद का एग्रीकल्चर फील्ड हो सकता है। खुद का फील्ड हो सकता है। तो आप उसके मालिक हो, जो भी आप उसमें उगाओगे वो आप मार्केट में ले जाओगे, अपने घर में यूज करोगे, तो आप खुद के मालिक हो, कोई दूसरा उसमें उस क्रॉप्स को नहीं ले जाएगा। तो इसीलिए आप इंडिविजुअल ऑनरशिप रिसोर्सेज है ये आपका खुद का। जैसे आपके घर में कोई हैंड पंप लगा, हैंड पंप, अब उस हैंड पंप पे आप ही पानी भर रहे हो, रात में भरो, दिन में भरो, जब भरो आप चलाओ, आवश्यकता आपको हो। तो क्या आप खुद उसके मालिक हो? या आपके घर में कोई वेल है, कुआं है आपके घर में, तो आप खुद उसके मालिक हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज है वे संसाधन जिनका कोई व्यक्ति खुद ऑनर होता है, स्वामित्व स्वामी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल ऑनरशिप रिसोर्सेज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। अब कुछ जिनके पास भूमि नहीं होती, गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। दूसरे की बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका पूरी कम्युनिटी, अगर आपकी पूरी सोसाइटी या मोहल्ला है आपका, वो पूरा मोहल्ला क्या करता है, वो पूरी सोसाइटी, वो पूरा मोहल्ला उन रिसोर्सेज को यूज करता है। जैसे हम कह दें आपके मोहल्ले में एक बड़ा सा पार्क होना, अब उस पार्क को कौन है, उस पार्क को सभी सभी जाके बच्चे खेलेंगे, सबके बच्चे खेलेंगे ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर ये बच्चा ये इस घर के बच्चे नहीं जाएंगे इस पार्क में, ऐसा नहीं है। सब जा सकते हैं वहां पे, कोई मैदान है वहां पे सभी बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अगर हम यहाँ पे कहें कोई शमशान घाट है, शमशान घाट है, तो शमशान घाट पे भी तो ऐसा नहीं ये मर गया ये नहीं जलाया जाएगा, सबको ही जलाया जाएगा, क्योंकि भी इंडिविजुअल नहीं है, वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज है। अब जब कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज है तो क्या होगा कि वहां पे सारे के सारे लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कोई पिकनिक प्लेस्ड है, पॉइंट है, अब जब कोई पिकनिक पॉइंट है तो वहां पे सारे ही पिकनिक मना सकते हैं ना, छुट्टियों में जाके खाना खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ फोटो सेशन घूम सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं इंडिविजुअल नहीं जाएंगे, तो वो क्या है, वो एक कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आता है नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं आपके, जैसे कि आपके आ गया रोड आ गया, आपके कंट्री में कोई नेशनल हाईवे बना हुआ है, भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने वो रोड बनवाया है, तो वो क्या है? नेशनल रिसोर्सेज हो गया। जैसे रेलवे, रेल पे कोई भी चल सकता है, किसी को मना थोड़ी, टिकट खरीदो, जाओ रेल पे, भारत सरकार या मतलब जो भी दी गई है, प्रोवाइड की गई है आपको। तो यहाँ पे क्या है? ये नेशनल रिसोर्सेज है। अब ये रिसोर्सेज कैसे हैं भाई? इसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो या अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आपके व्हीकल्स हो गए, आपके वाहन हो गए। वाहन क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर करते हैं। तो वो भी क्या हो गए? वो भी आपके रिसोर्सेज। अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज में क्या आते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जैसे आपकी नॉटिकल माइल होती है, क्या होते हैं? जैसे ये भारत की बाउंड्री टेरिटरी है, अब ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। तो ये पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे होता है कुछ नॉट, एक बेस लाइन होती है कि हर कंट्री की लाइन सीधी नहीं है लैंड की, तो एक बेस लाइन बना दी जाती है एक सबसे बाहर पॉइंट को लेके। तो ये बेस लाइन से लेके यहाँ पे नॉटिकल माइल तक की दूरी होती है, एक 12 नॉटिकल माइल होती है। तो यहाँ पर उस जो देश है वही वहां पे उसका अधिकार होता है टैक्स लेने का, ये सब कुछ करने का। फिर 24 नॉटिकल माइल होता है, वहां पे अधिकार होते हैं कि वो अपनी आर्मी रख सकता है, मतलब नेवी रख सकता है, सॉरी, नेवी रख सकता है, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद फिर आता है 200 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल एक यूनिट होती है जो समुद्र में दूरी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वहां किलोमीटर में तो नहीं करोगे, नॉटिकल माइल में ही करते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल के बाद जो स्टार्ट हो जाता है आपका ओशियन या सी, जो भी वाटर बॉडी स्टार्ट हो जाए, वो इंटरनेशनल होती है। वहां पे किसी भी कंट्री का शिप आ सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते।
सकते हो। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के अंदर आया तो आपकी नेवी एक्टिव हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इस चैप्टर में आएगा तो हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें। तो एक बेसिक था, इसमें हमने बता दिया। तो इंटरनेशनल वाटर बॉडी में भी 200 नॉटिकल माइल के बाद जो आपकी आ जाती है वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। वहां पे कोई भी कंट्री फिशरिंग कर सकती है, मछलियां पकड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है, वहां पे जाके ड्रिलिंग कर सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। अपने मतलब वहां पे जाके मिनरल्स अगर मिले हैं तो मिनरल्स खोज सकती है वहां पे जाके। ठीक है, तो ये होता है इंटरनेशनल, यहाँ पे ऑनरशिप बेस्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के बेस पर। डेवलपमेंट बेस पर देखे जाए तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट बेस पे यहाँ पे सबसे पहले आता पोटेंशियल। पोटेंशियल जिसे कहते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं, देखो वे रिसोर्सेज जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु परंतु क्या है, लेकिन ये वाला देखो, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। देखो क्या है, हम सही से समझते हैं। देखो वे रिसोर्सेज, कौन सी रिसोर्सेज, जो हमारे किसी प्रदेश में बहुत ही बड़े लेवल पे विद्यमान तो हैं, लेकिन उनका यूज नहीं किया जा सकता। एक बार देखते हैं भारत का नक्शा बना के। देखो रफली मैप है ये ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ये कैसा है भारत का, डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट मतलब एक मरुस्थल है। यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, रेगिस्तान है पूरा। अब रेगिस्तान है तो पूरा सुपड़ा साफ है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन पेड़ वेड़ है नहीं, और जो भी वेजिटेशन है बहुत छोटी है, और उनमें थ्रॉन्स है, मतलब कटीली हैं, बहुत ही छोटी हैं, सरवाइव कर रही हैं, जो वहां पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या विंड्स चलती हैं बहुत बड़े लेवल पे, तूफान। तो यहाँ पर अगर हम विंड प्लांट लगा दें, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करें, पवन ऊर्जा लगा दें, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो बहुत ही बड़े लेवल पर, क्योंकि थार मरुस्थल बहुत बड़ा है, और थार मरुस्थल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे अगर हम यहाँ पे विंड एनर्जी लगा दें या सोलर पैनल्स लगा दें, तो हम बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो काफी, राजस्थान में तो यूज होगी होगी, बाकी देश को, बाकी मतलब प्रदेश हैं भारत के, उनको भी बेचा जा सकता है। वहां पे कमाई भी हो सकती है राजस्थान की, बाकी प्रदेशों को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अगर ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पे पॉल्यूशन लेस होगा, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि विंड एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डीजल वीजल यूज नहीं कर रहे हैं जो कार्बन निकले वहां से, कार्बन जीरो कार्बन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है। लेकिन क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए मनी बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। इसलिए ये काम बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको के लिए बजट बहुत बड़ा करना होगा सरकार को। अब वो बजट, भारत, बाकी भी भारत के काम है उनमें भी लगाना होता है, तो सारा बजट यहीं लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्सेस तो है। अगर हम पूरे थार डेजर्ट में जाएं तो पूरे में ना, हम कह रहे हैं 75% थार डेजर्ट में अगर हम क्या करें, 60% में ही अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन क्या है, डेवलपमेंट तो होगा बहुत तगड़ा, लेकिन इसके लिए मनी चाहिए, बजट चाहिए, और वो बजट क्या है, वो बजट है नहीं। इतना बहुत बड़े लेवल पे बजट चाहिए, मिलियंस बिलियंस खर्च होंगे। पोटेंशियल तो है हमारे पास, रिसोर्सेस तो भरा पड़ा है हमारे पास। वैसे ही अगर हम देखें, ये जो क्रीक दिख रही है ये, अब ये देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर आता है स्ट्रिक, जैसे जितना नैरो होगा पानी, उतनी रफ्तार से समुद्र की लहरें टकराएंगी, करंट्स,
और वापस जाएंगी। तो अगर यहाँ पे टरबाइन लगा दी जाए तो आप यहाँ से वाटर से भी क्या कर सकते हो, बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हो, रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे क्या, वही है, फिर टेक्नोलॉजी और बजट चाहिए। इसलिए हमारे पास पोटेंशियल है, तो इन्हीं को पोटेंशियल संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं, जो हमारे पास आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हैं। उन पे काम होगा, टेक्नोलॉजी काम करेगी वहां पे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। अब आते हैं विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये वे रिसोर्सेज जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब हम जिनका सर्वे कर चुके हैं, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। देखो, डेवलप्ड संसाधन की, रिसोर्सेज की बात करें तो वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हमने सर्वे कर लिया। सर्वे तो कर लिया है कि हाँ, यहाँ पे ये एरिया है और इस एरिया में बहुत ही बड़े लेवल पे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, और क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। या कह सकते हैं, देखो ऐसे समझो, जैसे हमने समझा ये कोई पूरा है, ये कोई जमीन है यहाँ पे, हमने पता लगा लिया इस जमीन के अंदर क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल है। और हमने ये भी पता ले गया जो कच्चा तेल है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का है, बहुत ही गुड क्वालिटी का कच्चा तेल है। अब क्या है, ये हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, निर्भर करता है कि डेवलपमेंट अच्छा है, डेवलप यहाँ पे अगर हम कच्चा तेल निकाल लें तो हमारे बहुत से जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो, तो इनमें सब में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर आता है आपके पास स्टॉक की बात आती है। तो आपके इन्वायरमेंट में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन उनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। ठीक है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। हमें पता है कि हमारे पास बहुत ही बड़े लेवल पे, अभी कश्मीर में भी देखने को मिला कि बहुत ही बड़े लेवल पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूरेनियम है। अब यूरेनियम का यूज किस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी होता है। यूरेनियम का यूज आप न्यूक्लियर प्लांट्स में भी कर सकते हो। ठीक है, अब बॉम्ब भी बनाते हैं, गवर्नमेंट तो बेसिकली यही करती है। लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा एक छोटा सा, मतलब यूरेनियम का पार्ट बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्या है, इसको अभी पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल की। तो इसे कहते हैं स्टोरेज, स्टॉक में है हमारे पास। लेकिन क्या है हमारे पास, जैसे मोनाजाइट जो सैंड है केरल में पाई जाती है, वहां पे आपको थोरियम देखने को मिलेगा, लेकिन उस लेवल की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस थोरियम से अभी हम फ्यूल्स बना सकें। फिर आता है आपका संचित कोष, जो आपके स्टोर है, भंडार का एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, सही बात है। नदियों के जल को, जैसे कि हम बात करें कि जो नदियों का जल है, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारे पास भारत में क्या है, सबसे बड़ी खूबी है भारत में नदियां बहुत है, हजारों नदियां हैं। मेजर नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये क्या है, ये सब नदियां हैं। डैम अगर इन पे बनाए, और सब पे डैम बने हैं, लेकिन सब पे बड़े लेवल पे अभी डैम नहीं बने हैं। अगर इन पे सब पे बड़े लेवल पे अभी और डैम बनाए जाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस की जा सकती है, कि फ्लोइंग वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह से स्टॉक है, एक स्टॉक रखा हुआ है। हम आगे भविष्य में इसका बड़े लेवल पे यूज कर सकेंगे। ये हमारे पास पहले से ही, जैसे नहीं, लॉकर में सोना रखा है, कभी विपत्ति आएगी तो उसका यूज करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। कल हम देखेंगे जो हमारे संसाधनों का विकास है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इन सब की बात करेंगे, रियो डी जेनेरियो, और ये सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन सब की बात करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।